सॉरी 2 प्लस, यानी कहने का मतलब भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ और कैसे एक अधिनियम मिलकर हमारे संविधान का विकास की सीधी बनती चली। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए, भारत में संविधान का जो विकास था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से प्रारंभ हो गया था। इस काल में समय समय पर ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम पारित किए, उसी के बदौलत संविधान विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मैं आपको फिर से कहता हूँ, भारत में संविधान का जो विकास हुआ वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुई थी। इस काल के दौरान समय समय पर ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम पारित किए, उसी के बदौलत संविधान विकास की प्रक्रिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ और अधिनियम बनना कब से शुरू हुआ। तो हम आपको बता दें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ से व्यापारिक फरमान का अधिकार प्राप्त करके व्यापार करने के उद्देश्य से आई। ईस्ट इंडिया कंपनी दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापारिक फरमान प्राप्त करके भारत है और भारत में मुगल शासकों से अनुमति प्राप्त करके अपनी व्यापारिक प्रक्रिया स्थापित की। इस दौरान बहुत सारी युद्ध हुए, लेकिन शुरुआती दो महत्वपूर्ण युद्ध जो थे उसमें एक था प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ और एक था बक्सर का युद्ध जो 1764 में। दोनों युद्धों में कंपनी की सेना ने मुगल की सेना को पराजित किया और दोनों ही युद्ध कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुआ। कहने का मतलब एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली कंपनी के हिस्से में जुड़ गई, यानी कंपनी और मजबूत साबित हो। इन दोनों युद्धों के उपरांत, यानी इन दोनों युद्धों के बाद 1765 कंपनी को बंगाल में शासन करने का मौका मिला। अब सबसे पहली बात है कि 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल में शासन करने का मौका कैसे प्राप्त हुआ। तो एक तरह से हम देखें तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसके संधि शर्तों के अनुसार ही कंपनी को बंगाल में शासन करने का मौका मिला 1765 में। इसी के बाद ब्रिटिश शासक के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह कानून के माध्यम से कंपनी शासन को नियंत्रित करें। स्वाभाविक सी बात है, कंपनी बहुत विस्तृत हो गई थी, कंपनी अपना शासन खुद चलाने लगी थी, तो स्वाभाविक बात है कि हम तो होने चाहिए।
क्या उनका एजेंडा रहा है, क्या उनकी नीति है, कैसे वो कंपनी को संचालित करेंगे वगैरह वगैरह। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश शासन अधिकार करना शुरू किया और उन्हीं अधिनियमों के बदौलत संविधान का प्रक्रिया शुरू। अब कौन कौन से अधिनियम बने, कैसे कैसे अधिनियम बने और इस अधिनियम में क्या जुड़ा है, अब हम आपको आगे बताते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अधिनियम बने, लेकिन उनमें जो मुख्य हमारे एग्जामिनेशन आइडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है हम उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले एक अधिनियम बना जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर से कहता हूँ, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट क्या बनाया हो तो हम आपको बता दें, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया। यह पहला अधिनियम था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की शासन पर नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिर से कहता हूँ, यह पहला अधिनियम था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसे कंपनी के शासन के लिए ब्रिटिश शासन ने पारित किया था। कंपनी का शासन कैसे चलाया जाएगा, कौन कौन होंगे कंपनी के शासन संचालित करने में, उनका कार्य क्या होगा, ये सब बहुत सारी बात है। रेगुलेटिंग एक्ट को पहला लिखित संविधान माना जाता है। फिर से आपको कहता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट को पहला लिखित संविधान माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या, लेकिन देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में गवर्नर करने का प्रस्ताव किया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया। तो इसको हम देखें, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव। ऐसा क्यों? कोई भी अगर बड़ा सा क्षेत्र हो संचालित करने के लिए या उसी ढांचा को सुचारू बनाने के लिए या उस क्षेत्र को, उस राज्य क्षेत्र को किसी ढांचे से आगे बढ़ाया जाए, उनका ढांचा क्या होगा, उनका एजेंडा क्या होगा, इसके लिए राज्य तो राज्य की वास्तव राज्य को संचालित करने वैसे गवर्नर इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया। यानी कहने का गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई
कम तो हम ये नहीं कह सकते कि अब जैसे हम लोग के पास मॉर्गेज उस वो कंपनी के गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उस कंपनी के शासन को कैसे चलाना। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम याद रखें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटरी एक्ट के तहत मुंबई प्रांत और मद्रास प्रांत को बंगाल के गवर्नर जनरल के लाने का प्रस्ताव किया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रांत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाने का प्रस्ताव किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव किया। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया और तुरंत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था उस टाइम? सर एलिजा एम्पे, जिसे आपको कहता हूँ सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर। चलिए हमारा एक अधिनियम महत्वपूर्ण था हम दूसरे अधिनियम में चलते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम की विशेषता निम्न प्रकार से, चाहे कोई भी अधिनियम उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हमें वही देखना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 आई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, एक राजनीतिक कार्य, एक व्यापारिक कार्य। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को दो भागों में बांटा गया, एक राजनीतिक कार्य और एक व्यापारिक कार्य। कंपनी के राजनीतिक कार्य पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करने का प्रयास किया गया। मैं फिर से कहता हूँ, कंपनी के राजनीतिक कार्य पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित करने का प्रयास किया। इस बोर्ड में कितने सदस्य थे ये हमारे दिमाग में आता है। मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड में 6 सदस्यों का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक कार्यों की बात होती है, तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। फिर से कहता हूँ, कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने का प्रस्ताव। इस तरह हमने देखा 1784 का दिन, इसको हम ब्रिटिश इंडिया एक्ट कहते हैं। तो इसमें कंपनी कार्य के दो भागों में बांट दिया गया था, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य।
व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। अब पीछे जाएगा 1784 के बाद आता है हमारा 1786 का। अब इस अधिनियम के नियम विशेषताएं थी। ये तो स्वाभाविक है, हर एक अधिनियम कोई ना कोई अधिनियम बने, कोई भी अधिनियम बने तो उसका एक लक्ष्य होगा, बनाने का उद्देश्य होगा, उसकी विशेषताएं होंगी। तो 1786 का भी विशेषताएं, मतलब इस अधिनियम के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति प्रदान की। इसी अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति, कंपनी के कार्य को सुचारू करने के लिए या कंपनी के कार्य में सहायता के लिए, या उस टाइम बहुत सारे युद्ध होते थे, कंपनी का देखरेख करने के लिए बहुत सारे लड़ते उसके सैनिकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है हमारा चार्टर अधिनियम 1786 के अधिनियम के बाद फिर से हम आते हैं चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं तो इस प्रकार। दोस्तों, हमने पहले भी आपको कहा था कि कोई भी अधिनियम बने उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, इस प्रकार 1793 के अधिनियम का इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक फरमान को आगामी 20 सालों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। यानी कहने का मतलब, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की वो जो व्यापार करने का जो लाइसेंस था उसको 20 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। इससे आपको कहता हूँ कि चार्टर अधिनियम 1793 कहते हैं कंपनी की व्यापारिक जो लाइसेंस, व्यापारिक जो फरमान था उसको आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। आज अगले 20 साल तक कंपनी अपना व्यापारिक लाइसेंस को चालू रख सकती है, आगे व्यापार कर सकती है। चार्टर अधिनियम 1793 में इसकी एक और विशेषता है जो बोर्ड के अधिकारी थे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य के लिए मैंने आपको बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्य के लिए, जो बोर्ड थे उनके अधिकारियों का वेतन भत्ता ये सब जो था वो भारतीय राजकोष प्रभावित करने का प्रस्ताव किया। यानी उनका जो वेतन और भत्ता जो होगा वो भारतीय राजकोष से ही निकाल कर। अब चार्टर एक्ट 1793 के बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813। 20 साल बाद फिर से बने इस अधिनियम के द्वारा एक बार फिर कंपनी के व्यापारिक फरमान को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों, हमने देखा था चार्टर अधिनियम 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। कंपनी के व्यापारिक फरमान को या उनके व्यापार करने के अधिकार को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। फिर से 20 साल और बढ़ा दिया।
जो 1813 से 1833 तक बनाई है। यह चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत किया गया। कुछ और विशेषताएं भी हैं, यानी चार्टर्ड एक्ट 1813 की कुछ और विशेषताएं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार में व्यापक बहुत बड़ी कटौती करने का प्रस्ताव। वो कटौती क्या थी? तो चीन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के शीर्ष व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 में। मैं आपको फिर से कहता हूँ, 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए और कंपनी के व्यापारिक अधिकार व्यापक कटौती कर दी। चीन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ होने वाले चाय के व्यापार को छोड़कर शीर्ष व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर कंपनी सिर्फ चाय का व्यापार चीन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उसको छोड़कर कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव किया। ईसाई मिशनरियों के भारत प्रचार करने का अवसर प्राप्त किया गया। तो हम आपको आगे बताएंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अवसर क्यों किया? आखिर उनका उद्देश्य क्या था, उनका मकसद क्या था? जब तक हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1833 कंपनी को पूरी तरह व्यापारिक अधिकार से वंचित कर दिया। कहने का मतलब है कंपनी को पूरी तरह व्यापारिक अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को दो बार किसी हिस्सा में एक बार 1793 में बढ़ाया गया था, एक बार 1833 में बढ़ाया गया था हिस्सा, लेकिन 1833 में इसी अधिनियम के तहत यानी चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के लॉर्ड मैं आपको फिर से कहता हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की नियुक्ति हुई, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत अधिनियम के तहत प्रांतों की विधायी शक्ति यानी प्रांतों में कानून बनाने की जो शक्ति थी भारत गवर्नर जनरल के दिन इस प्रकार पहली बार भारतीय शासन में केंद्रित यानी अभी के डेट में जैसे आजादी में इंडिया के लिए भारत के लिए जो प्रांत होंगे वो एक तो समान तो हमारे राज्य केंद्रीय प्रांत है, तो राज्य में कोई कानून लागू होती है तो राज्य सूची के विषय पे जो सूची सूची जो है उसके बारे में हम लोग बात पढ़ेंगे। लेकिन राज्य में कानून जो अब आज के डेट में केंद्र बना देती है कि हर एक राज्य में कानून लागू हो, तो इस प्रक्रिया की शुरुआत 1833 में यानी प्रांतों की विधायी शक्ति कानून बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के इस
प्रकार पहली बार भारतीय शासन में केंद्रीयकरण शासन के विकास को चाचा 1833 के तहत भारत में पहली बार नीति आयोग यानी लॉ कमीशन गठित करने का प्रस्ताव किया गया। मैं आपको फिर से कहता हूँ, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार नीति आयोग यानी लॉ कमीशन गठित करने का प्रस्ताव किया गया प्रस्ताव। अब हम एक बार सोचते हैं कि नीति आयोग बना तो इसका भी कोई मुख्य होगा, इसका भी कोई चीफ होगा। तो लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष का पद पर फिर से कहता हूँ कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार विधि आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया है, लॉ कमीशन गठित करने का प्रस्ताव किया गया। लॉ कमीशन के चीफ या अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले चार्टर अधिनियम 1833 के बाद फिर से अगले अधिनियम चार्टर अधिनियम 1853 में आते हैं। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है, चलिए हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार योग्यता के आधार पर ऑन मेरिट सिस्टम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। यानी किसी भी जॉब में योग्यता के आधार पर भर्ती प्रस्ताव या भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। या किस अधिनियम के तहत हुआ था, चार्टर 1853 के तहत हुआ। योग्यता के संबंध में मापदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से 1854 में मैकाले समिति गठित की। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1854 में प्रस्तुत किया, जिसमें योग्यता को मापने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का सुझाव दिया गया। साथ ही साथ इस परीक्षा के संचालन के एक आयोग स्थापित करने का भी सुझाव दिया। अब देखिए इस अधिनियम में क्या कहते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 में कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया गया, यानी ऑन मेरिट सिस्टम। योग्यता के संबंध में मापदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से, यानी कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति कितना योग्य होना चाहिए, उसका एक मापदंड, उसका एक लेवल निर्धारित करने के उद्देश्य से 1854 ईस्वी में मैकाले समिति गठित की गई। इस समिति ने अपना रिपोर्ट भी 1854 में प्रस्तुत कर दिया, जिसमें इन्होंने ये सुझाव दिया कि योग्यता को मापने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराई, जैसे आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वैसे। सबसे पहले कहा कि परीक्षा के संचालन के यानी किसी भी एग्जाम की एक आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया। यानी मैकाले समिति ने कहा कि आप अगर कोई एग्जाम दिलवाते हैं किसी भी छात्र से, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, तो उसके लिए एक आयोग गठित कीजिए, यानी आयोग स्थापित करने का सुझाव। मैकाले समिति ने 1854 में अपना सुझाव दिया और 1855 में लंदन में ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की। अब देखिए
1854 में मैकाले समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1855 में लंदन में ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना, जिसे ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के संचालन का अधिकार दिया। ब्रिटेन में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और उसी को ICS परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के संचालन का भी अधिकार ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन को दिया। परंतु इस आयोग का पहली बार 1858 ईस्वी में ICS परीक्षा आयोजित करने का मौका मिला, यानी ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन को ICS परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम आयोजित करने का मौका मिला 1858 और 1864 में भारत के प्रथम ICS अधिकारी के रूप में सत्यनारायण टैगोर का चयन। इस अधिनियम के द्वारा चार्टर एक्ट के 753 के द्वारा कार्यपालिका विधायिका कार्यकारी एवं विधायिकारियों में मैंने आपको कल बताया था सरकार के तीन कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, तो आपको ये भी बताया था कार्यपालिका और ये सब बताया। तो यह चार्टर अधिनियम 1853 इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका कार्यकारी और विधायी कार्यों में विभेद यानी दोनों के कार्यों में अंतर भी दिखाया गया 1853 के द्वारा। चलिए अब हम आगे का अधिनियम में बढ़ते हैं। 1853 के अधिनियम के बाद फिर से एक अधिनियम बना भारत शासन अधिनियम 1858। यह भी महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की विशेषताएं तो भारत शासन अधिनियम 1858 या इस अधिनियम की विशेषताएं के रूप में सबसे पहली विशेषता यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी और वहां का सम्राट का शासन शुरू किया गया। अर्थात अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी या सम्राट या कहिए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब भारत पर कंपनी का शासन नहीं रहा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत पर से कंपनी का शासन खत्म हो और डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी हो सम्राट हो जिसको हम ब्रिटिश क्राउन कहते हैं उसके हाथ में चला गया। दूसरी विशेषता है ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत के शासन के देख रेख के लिए भारत सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ के जो राजा थे वहाँ की जो महारानियाँ थी वो वहाँ से ही भारत के शासन को यानी पूरी तरह से संभाल तो नहीं पाते। यानी उसके उन्होंने भारत के शासन को देख रेख के लिए भारत के शासन प्रक्रिया को देख रेख के लिए
ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ये एक भारत सचिव के पद को यानी ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि भारत के शासन को देख रेख के लिए भारत में एक भारत सचिव का पद होगा, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पद होगा, तथा भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया गया। यानी भारत सचिव जो होंगे उनके सहायता के लिए, उनके हेल्प के लिए एक कमेटी होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। इसकी अगली विशेषता है गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद परिवर्तित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय आ गए, यानी उनका नाम बदल के वायसराय कर दिया। भारत में प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई। यह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। मैं फिर से कहता हूँ, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में परिवर्तित कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग नियुक्ति की गई। यह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इसकी अगली विशेषता वायसराय के ऊपर भारत सचिव का नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी जो वायसराय थे वो भारत सचिव के अधीन आए, अर्थात वायसराय को किसी भी कार्य के लिए भारत सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य था। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1858 समाप्त हुआ। फिर अगले अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 में हम आते हैं और देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पहली बार केंद्र एवं प्रांतों में विधायी संस्थाओं के रूप में परिषद या काउंसिल गठित करने का प्रस्ताव किया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी में 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया। यानी इसी अधिनियम के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत केंद्र एवं प्रांतों में विधायी संस्थाओं के रूप में परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया। ये सदस्य विधायी कार्य इन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार वायसराय को प्रदान किया गया, परंतु इसमें से आधे सदस्य का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को विधायी कार्य में भाग लेने का विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का गठन किया गया, अर्थात अलग अलग विषयों के अलग अलग विभाग स्थापित किए गए और इन विभागों की प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की। जैसे आज के डेट में होता है कि कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, जलापूर्ति विभाग है। तो इन सभी विभागों के लिए जो अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग प्रभारी मंत्रियों का तथा इस अधिनियम के तहत वायसराय को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। प्रांतों की विधायी शक्ति उन्हें वापस की गई। जिस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। चलिए, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1892 आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की विशेषताएं भी निम्न है। इस अधिनियम के द्वारा विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत को स्वीकारा गया। यानी कहने का मतलब, इस अधिनियम के द्वारा विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकारा गया। जैसे कि आज के डेट में सदस्य का चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है, उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत को स्वीकार किया। उस टाइम में चुनाव होता था, अर्थात परिषद के कुल सदस्यों को प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया गया। इसके बाद वायसराय के पास मनोनयन का अधिकार सुरक्षित था। यानी जो परिषद के कुछ सदस्य थे, उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन वायसराय के पास जो मनोनयन का जो अधिकार था, वो अधिकार सुरक्षित रहा। केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक निर्धारित किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1892 में केंद्रीय विधायी परिषद सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 16 तक। परिषद के सदस्यों को बजट पे पास करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत परिषद के सदस्यों को बजट पे पास करने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ विधायिका के सदस्यों को पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। यानी बजट के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार विधायिका को मिल गया। यह कब मिला? तो यह भारत शासन अधिनियम 1892 इन प्रावधानों से भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था का शुरुआत हुआ। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसराय कार्यकारिणी की वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने पहली बार कार्यकारिणी की, यानी कहने का मतलब कार्यपालिका के समक्ष आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे बजट शीर्षक दिया। इस प्रकार जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनदाता भी माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1892 के बाद हम आते हैं स्वराज्य विधेयक का परिचय। यह एक गैर सरकारी विधेयक था, जिसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक के इस विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम तो आपसे पता चला कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम एक रहेंगे। यह किसने और कब कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक 1895
तहत रखा था। स्वराज विधेयक 1895 के बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1919। इस अधिनियम में हम एक बात देखें, पार्लियामेंट यह कौन था? तो मार्ले भारत सचिव था तथा इस अधिनियम में विशेषताएं, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत करने का प्रस्ताव। इसके तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल तथा उनके विधायकों में तो आपको इस बात से क्या लगता है कि 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत करने का प्रस्ताव जो किया तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा उनके विधायकों की सीटों के आरक्षण किया गया। स्पष्ट होता है कि उनकी नीतियों की पूर्ण अनुशासन करें जो यहाँ पूर्ण रूप से दिख रही है। अब भारतीय परिषद में 1909 या दूसरी विशेषताएं जो है, इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया तथा केंद्रीय विधायी परिषद सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। तो इसके साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या यानी 1909 के मामले में तो सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा विधान प्रांतीय विधायी परिषद सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया तथा केंद्रीय विधायी परिषद सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 भी कर दिया गया तथा इसके साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियों में और इसी अधिनियम के तहत एक भारतीयों को पहली बार वायसराय कार्यकारिणी में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। और वो भारतीय कौन थे? 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार एक भारतीयों को वायसराय कार्यकारिणी शामिल किया गया, यानी कमीशन शामिल किया गया। वह प्रथम भारतीय सेना तथा इसकी विशेषता है परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने अधिकार या जो यानी कि कार्यकारिणी भी उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के बाद 1909 के अधिनियम के बाद हम आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब हम देखेंगे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम, इसका नाम क्यों पड़ा? तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा जेम्स फोर्ड वायसराय। इस अधिनियम की विशेषता इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक यानी 2 सदन वाली विधायिका गठित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था या द्विसदनात्मक विधायिका गठित। जैसे अब केंद्र में सदन है लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार 1919 हुई थी। इसमें दोनों सदन में केंद्रीय विधानसभा
जो निम्न सदन थी और राज्य परिषद उच्च सदन थी। जैसे अब बोलता है राज्यसभा जो उच्च सदन है और लोकसभा जैसे उच्च सदन, वैसे केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन और राज्य परिषद उच्च सदन। केंद्रीय विधानसभा में निम्न सदन में 145 सदस्य हैं। इसमें से 104 को निर्वाचित करना था, मनोनीत 41 होते हैं तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा था। राज्य परिषद 60 सदस्य, जिसमें से निर्वाचित 34, 26 कार्यकाल का 5 वर्ष का तथा इनकी अगली विशेषताएं हैं। यानी भारत शासन अधिनियम 19 की अगली विशेषताएं हैं। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान। इसके तहत प्रांतों के शासन के विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब चलिए हम देखते हैं आरक्षित विषय में क्या क्या थे, हस्तांतरित विषय में क्या क्या थे। तो आरक्षित विषय में जैसे भूमि, कृषि, वित्त, न्याय, पुलिस, उद्योग, समाचार पत्र जैसे विषयों को रखा गया। तो और इसका शासन जो था वो प्रांतीय गवर्नर के अधीन किया गया। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आरक्षित विषय में भूमि, कृषि, न्याय, पुलिस, उद्योग, समाचार पत्र जैसे विषयों को रखा गया तथा इनका शासन प्रांतीय गवर्नर के अधीन किया गया। उसके बाद है हस्तांतरित विषय। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन जैसे विषयों को रखा गया तथा इसका शासन प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन रखा तथा इसी अधिनियम के तहत यानी 1919 के अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव को भारत के लिए महालेखा परीक्षक करने का अधिकार दिया। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान किया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन दिल्ली में किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति का अधिकार भारत को दिया गया तथा जॉन रॉस वॉडकॉट को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस आयोग को ICS परीक्षा संचालन भारत प्रगति के साइमन कमीशन 1928 में भारत साइमन कमीशन जो आ गई थी नवंबर 1927। साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमीशन गठित किया गया था। यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन थे। सर जॉन साइमन थे के नाम पर साइमन कमीशन बना। इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत जब आया मेरे कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में नवंबर में और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो सबसे पहले यह कमीशन मुंबई पहुंचा जहां इसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ। इस कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए
लाला लाजपत राय पंजाब के लाहौर में लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और अंततः उनकी इस विरोध के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान चुनौती दी। जब अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की चुनौती दी तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में बुलाया गया, यानी मई 1928 में मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे नेहरू समिति का नाम दिया गया। इस समिति को संविधान के संबंध में सिद्धांत निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि जब अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की चुनौती दी तब मई 1928 मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे नेहरू समिति का नाम दिया गया। इस समिति को संविधान के संबंध में सिद्धांत निर्धारित करने का कार्य सौंपा। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद जिन्ना प्रतिवेदन 1929 नेहरू प्रतिवेदन के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला में सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात की, यानी एक ऐसा बेस मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था जिसमें सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात थी। अब सभी के विचार लिए गए। संविधान सभा के संबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचार लिए गए 1934 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संबंध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए संविधान के मांग का समर्थन किया और यह विचार व्यक्त किया कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण करने की एकमात्र शक्ति भारत की जनता में नहीं थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संबंध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए संविधान के मांग का समर्थन किया और यह विचार भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण करने की एकमात्र शक्ति भारतीय जनता में थी। अब महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में भारतीय संविधान के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए फिर से एक अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव था क्योंकि इस अधिनियम के लगभग 250 अनुच्छेदों को मामूली परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इस अधिनियम की अन्य विशेषताएं का विवरण इस प्रकार है। अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। परिसंघ यानी संघीय व्यवस्था बनाने का
हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते,